नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के एनसीईआरटी के इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग क्लास 8th के एनसीईआरटी के इतिहास से मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। जितना पोर्शन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 8th के एनसीईआरटी के इतिहास में दिया गया है, उतना पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी के नोट्स से। काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है और ये जो क्लास 8th का जो इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बुक से। महत्वपूर्ण क्लास होगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं बता दूं साथियों कि जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग चाहें तो हमारे यहाँ से बिल्कुल कम कीमत पे एनसीईआरटी के नोट्स बाई कर सकते हैं। लगभग हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का नोट्स अब अवेलेबल हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री 8th 10th का हो गया है, पॉलिटी का अवेलेबल हो गया है, साइंस, ज्योग्राफी, इसके अलावा ईवीएस, लगभग हर एक सब्जेक्ट का आपका जो है आपका मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो ये कुछ नोट्स हैं जो आपका क्लास 8th के हिस्ट्री से बनाया गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर से बना है, जिस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, यानी 1857 और उसके बाद का कुछ समय है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नवाबों की छीनती हुई सत्ता। तो कहा जा रहा कि झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। इसी तरह से पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद, यानी उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। लेकिन जो कंपनी थी वह अपने ताकत के नशे में चूर थी, इसलिए इन दोनों लोगों के निवेदन को क्या किया, ठुकरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेज़ों से क्या चाहती थी, या ये भी पूछा जा सकता है कि जो नाना साहब थे वे कंपनी से क्या मांग किए थे। तो दोनों को बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अब देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रियासत था कि अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाला आखिरी था, तो अवध का रियासत था। और 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। कब थोपी गई थी, तो 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी, तो 1801 में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा अवध को अंग्रेज़ों ने कब अपने कब्जे में लिया, तो 1856 में ले लिया। ठीक है, चलिए। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जारी है। यानी उसमें जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी थे, उन्होंने कहा साफ साफ कि देखिए, जो भी रियासतें हैं वे ठीक ढंग से नहीं चल पा रही हैं, इसलिए उस पर जो है सहायक संधि थोपी जा रही है। ठीक है, बात यहाँ पे है। आगे बात करें तो देखिए, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद शाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली के कहीं और बसाया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किसने ऐलान किया कि बहादुर शाह के परिवार के, यानी किसने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमारों को उनकी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जितना भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं ना भाई, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, क्योंकि कहीं भी लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा और आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसान और सिपाही के बारे में। देखिए,
जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अब है क्या कि भारतीय लोग थे उसमें सैनिक में, और भारतीय लोग जो है समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे क्योंकि इसे वो लोग अशुभ मानते थे। ठीक है, लेकिन सरकार का हुक्म था, सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि 1824 में सिपाहियों को किस कारण से सज़ा दी गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर बन जाएगा कि समुद्र पार न जाने के कारण। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे दिया गया है, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। यानी जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेज की तरफ से जो है भेजा जा रहा था, वे लोग समुद्र पार नहीं जा रहे थे, तो यह मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ था। तभी क्या हुआ कि 1856 में एक कानून बनाना पड़ा, और इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, इस बात के लिए को लेकर एक कानून जो है अंग्रेज़ों ने बना डाली। अब हम बात करते हैं सुधारों की जो है प्रतिक्रिया को लेकर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है कि सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। यानी सती प्रथा आप जानते हैं कि अगर किसी औरत के पति मर जाता है तो उसके साथ भी उस औरत को जो है क्या किया जाता था, तो जला दिया जाता था, दैट इज सती प्रथा। तो सती प्रथा रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया गया, और इसी में क्या हुआ कि जो अंग्रेजी भाषा का जो शिक्षा था वह भारतीयों को दिया जाने लगा। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कब कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और ज़मीन और संपत्ति जुटाने की छूट दी थी, तो 1830 का समय था। ठीक है, 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके जो है सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा लग गया था जो अंग्रेज़ हैं वह उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उनके रीति रिवाज को परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, लेकिन इस समय कुछ ऐसे भी भारतीय थे कि जो परिस्थितियाँ चल रही थी, अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई जा रही थी, उसमें वे लोग बदलाव चाहते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, लिखा गया है कि महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि माझा प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। क्वेश्चन भी बन सकता है कि सीताराम पांडे को नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर कब भर्ती किया गया था, तो 1812 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बन गया इसके बारे में। कहा जा रहा है कि भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। यानी अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ रहा था। अंग्रेज़ जो है हर चीज़ में अपनी मनमानी कर रहे थे, मिशनरियों को छोड़ दे रहे थे। एक तरफ जो है रियासतों पर जो है सहायक संधि थोप रहे थे। ठीक ना, इसके अलावा जो सैनिक थे उनको समुद्र पार भेज रहे थे। तो तमाम सारी जो अव्यवस्थाएँ फैलाई जा रही थी, जिसके चलते क्या हुआ, उत्तरी भाग में ऐसी स्थिति कुछ पैदा हो गई थी 1857 के आसपास। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था, और लगभग 100 साल शासन करने के बाद क्या हुआ कि
1857 के आसपास अंग्रेजों को एक जो है भारी समस्या को झेलना पड़ रहा था। समस्या क्या था? 1857 की क्रांति। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी की अस्तित्व को खतरा में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो लिखा भी गया है स्पष्ट रूप से मेरठ से। यानी मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू होकर के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो 1857 की क्रांति हो रही है, ये क्या है? ये दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली से मेरठ तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ है। देखिए, कहा जा रहा है कि 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, कब? तो ध्यान रखिएगा, डेट, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया और सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। अब जानते हैं कि उसमें एनफील्ड राइफल आया था, ठीक ना, जिसके ऊपर जो गोली थी उसे एक कवर में रखा गया था और उस कवर को फाड़ना पड़ता था। तो ऐसा अफवाह फैला था कि उस जो कवर है जो वह गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। इसी को लेकर जो है तमाम सारे जो है सैनिक थे, उनके अंदर जो है अफवाह फैल गया था और उन्हें लगता था कि हमारे धर्म जो है ये भ्रष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और इसी के विरोध में जो मंगल पांडे ने क्या किया था, अपने 2 अधिकारी को 8 मार्च 1857 को जो है गोली मार दी थी और उसके बाद 29 मार्च 1857 को उन्हें जो फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब जो लोग कारतूस को मतलब कि फाड़ नहीं रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनको जो है 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कारतूस के विरोध करने के कारण कितने सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया था? तो 85 सिपाहियों को। उन्हें अपने अफसरों पर हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा भी दी गई थी। कितने साल की सजा दी गई थी? तो 10-10 साल की सजा दी गई थी और यह 9 मई 1857 की बात है। कब की बात है? 9 मई 1857 की बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों पर संपत्तियों की आग के हवाले कर दिया। ये बात चल रही है 10 मई को। 10 मई को होता क्या है कि मेरठ में तैनात जो भी भारतीय सिपाही थे उनकी काफ़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया रहती है और 10 मई को मेरठ की जेल तोड़ा जाता है और कुछ सिपाही जो बंद थे उनको छुड़ा लिया जाता है, आज़ाद करा लिया जाता है और अंग्रेज पर हमले होते हैं, उन्हें मारा जाता है। उनके जो भी बंदूक हथियार होते हैं उन्हें जो है छीन लिया जाता है, इमारतों में आग लगा दी जाती है। ठीक है, उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। कौन? जो सैनिक थे। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर अमदा थे। मतलब कि सिपाही चाहते थे कि पूरे देश में जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है उसे हम लोग खत्म कर दें। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों को जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने भी इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के सत्ता खत्म करने के बाद देश के शासन किसे सौंपने की विचार थी? ठीक है, या सैनिक किसे देश के जो है सत्ता सौंपना चाहते थे? तो बहादुर शाह जफर को, याद रखिएगा। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। अब देखिए 10 मई की रात की बात करें तो मेरठ के कुछ सिपाही जो है 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होती है और
अंधेरे ही दिल्ली पहुंचती है। जैसे ही उनकी आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। अब देखिए, जो बादशाह थे वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से वो क्या करे, मुकाबला करे, ठीक ना। लेकिन सिपाही अड़े रहे, जिद था उनका। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्हें बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1857 की क्रांति में सेनाओं के नेता किसे घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह को नेता घोषित किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मुख्य सैनिक जो कमांडर थे सेना का, वे बख्त खां थे। कौन थे? बख्त खां, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है बातें, इसको भी देख लिया जाए। अब देखिए, यहाँ पे बातें हैं कि 3 जुलाई 1857 को 3000 से अधिक विद्रोही बरेली से दिल्ली पहुँचे। उन्होंने जमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह जो युद्ध था पूरी रात चला, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से बहादुर शाह जफर थे, वे अंग्रेजों से मुकाबला नहीं लेना चाहते थे, फिर भी सैनिकों के जिद पर उन्होंने उनकी बात मान ली और बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और पेशों के चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का संघ बनाने का आह्वान किया था। यानी बहादुर शाह जफर चिट्ठी लिखते हैं जितने भी देश में जो राजा थे उनको, और एकजुट होने के लिए और संघ बनाने के लिए। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। यानी अंग्रेज जब नहीं आए थे उसके पहले ही देश में अधिकतर भागों में मुगल बादशाह का शासन चल रहा था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपना शासन चलाते थे। उस समय ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो बहुत सारे ऐसे रियासतें थी कि मुगल बादशाह के अंडर शासन हो रहा था। जब अंग्रेज आए तो उनका शासन हो गया। तो जो भी छोटे मोटे शासन थे जो पहले मुगल बादशाह के अंदर चल रहा था, उनको लगता था कि अगर फिर से अंग्रेज चले जाते हैं, इनका दमन हो जाता है, तो फिर से हम अपने स्वतंत्र रूप से बिल्कुल मुगल बादशाह के अंडर अपना राज सही से चला पाएंगे। चलिए, बगावत फैलने लगी, इसके ऊपर बात किया गया है। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, मतलब कि दिल्ली में सैनिकों का कब्जा हो गया, तो लगभग 1 हफ्ते तक कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जब दिल्ली में अंग्रेजों के पैर या अंग्रेजों के कब्जे से जब दिल्ली निकल गया तो कितने दिन तक कोई विद्रोह नहीं हुआ? तो लगभग 1 हफ्ते तक। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। यानी जब खबर फैला तो फिर विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं पीछे से संगठित हो गए। अब देखिए, हुआ यूँ कि जब दिल्ली में जो अंग्रेज थे वे हार गए और उनके कब्जे से दिल्ली निकल गया, तो 1 सप्ताह तक तो कोई खबर फैला नहीं। लेकिन जैसे खबर फैला, चारों तरफ बगावतें शुरू हो गईं। एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाही विद्रोह करने लगे। जैसे कि दिया गया है कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर टुकड़ियों के साथ देने के लिए सैनिक निकले। देखा देखी गाँव के लोग भी आके बगावत करने के लिए, और स्थानीय जो नेता थे, जमींदार थे, मुखिया थे, ये भी पीछे पीछे सैनिकों के चल पड़े। ठीक है, आगे बात करें हम तो आगे कहा जा रहा है
वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कौन? सैनिक भी और जो लोग थे, मुखिया थे, ये लोग भी। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, यानी स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों के शहर से खदेड़ दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि नाना साहब ने जो है अंग्रेजों को किस जगह से खदेड़ा था? तो कानपुर से खदेड़ा था, ठीक ना। और देखिए, और दिया कि उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। यहाँ से टीआरई का क्वेश्चन बना था, टीआरई 3rd में क्वेश्चन बना था कि नाना साहब ने खुद को जो है बहादुर शाह जफर का क्या घोषित किया था? तो खुद को पेशवा घोषित किया था। देखिए, ठीक है ना, एनसीईआरटी में बाकायदे अच्छे से दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। चलिए, यानी हुआ क्या कि कानपुर में जो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, तो नाना साहब ने क्या किया, जो है कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और फिर खुद को जो है पेशवा घोषित कर दिया। किसके अंडर? तो बहादुर शाह जफर के अंदर। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है, यानी क्या है, पेशवा घोषित किया और बताया कि मैं क्या हूँ, बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हूँ। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। और यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ की गद्दी से हटाने के बाद किसे जो है फिर से नवाब घोषित किया गया था? तो नवाब वाजिद अली शाह की बेटी कौन थी? बिरजिस कद्र को जो है नया नवाब घोषित किया गया था। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिरजिस कद्र किसे अपना बादशाह मान लिया था? तो बहादुर शाह जफर को मान लिया था। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनकी जो माँ थी हजरत महल, उन्होंने भी क्या किया, लखनऊ से जो है अंग्रेजों से बिल्कुल विद्रोह किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने भी विद्रोही सिपाही से मुकाबला किया। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से चुनौती दी। अब देखिए, झांसी की रानी किसके साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया? तो नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजे अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। और मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की कौन थी? राजी अवंती बाई लोधी। इन्होंने भी क्या किया, 4000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और फिर ब्रिटिश सेना से जो है युद्ध किया। चलिए आगे बात की जाए तो आगे कहा जा रहा कि विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज की संख्या बहुत कम थी, यानी जो सैनिक थे राजाओं के पास, उनके सामने अंग्रेजों की सेना काफ़ी कम थी। बहुत सारे मोर्चा पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम कब भेजा था? तो 6 अगस्त 1857 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति में, ठीक है, 6 अगस्त 1857 के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के खत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे? सैनिक, ग्रामवासी
जमींदार, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जमींदार भी दिया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए तो दिया गया है कि इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। कब? 1857 के दौरान। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। यानी देखिए, फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, और वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल सेना या संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बरेली से कौन थे? तो बरेली से जो है बख्त खां थे, और उन्होंने क्या किया, लड़कों की एक सेना जो है इकट्ठा की और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। वह इस बगावत में मुख्य व्यक्ति साबित हुए। इस बगावत में वो मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में शामिल हो रहे थे और हिस्सा ले रहे थे। अब देखिए, बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कभी कभी आरा भी देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कंपनी का जो पलटवार हुआ था उसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए, दिया गया कि इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून तैयार किए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। अब देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि आपका दिमाग जो है झन्ना आ जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कौन से प्रयास किए? ऑप्शन दे देगा। कंपनी ने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। ऑप्शन बी, विद्रोहियों को सजा देने के लिए नए कानून बनाए। ऑप्शन सी, विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोला। इस तरह से देंगे ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। कब आई? तो सितंबर 1857 में दिल्ली था और दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। क्वेश्चन बन सकता है, किन को जो है बहादुर शाह जफर के सामने गोली मार दी गई? तो उनके बेटे को, ठीक है। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया? तो 1858 में रंगून यानी बर्मा की जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की अंतिम सांस ली। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बहादुर शाह जफर का मृत्यु कब हुआ? तो 1862। कहाँ पे हुआ? तो रंगून जेल में हुआ था, ठीक है। आगे है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। कितने साल तक? तो अगले 2 साल तक अंग्रेजों को लड़ाई लड़नी पड़ी। और मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। कब गया? तो लखनऊ जो था ये मार्च 1858 में अंग्रेजों के कब्जे में गया, ठीक है। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्य से ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ और खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के फौज से घिरा पाया और शहीद हो गई, ठीक है। कौन, किसकी बात की जा रहा है? तो रानी अवंतीबाई लोधी के साथ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामारी युद्ध चलाते रहे। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य भारत के जंगलों में रहकर आदिवासियों के साथ मिलकर छपाई युद्ध चलाते रहे? तो तात्या टोपे थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
तो शुरू में अंग्रेज सेनाओं को दिल्ली की भारी किले बंदी को तोड़ने की मुश्किलें हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियां पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उन्हें कतार 7 मील लंबी थी। ठीक ना, इसको एडिशनल ये दिया गया एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो अंग्रेज थे उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। जब 1857 की क्रांति खत्म हो रही थी तो जो अंग्रेज थे दिमाग लगाए और जो भूस्वामी थे तो ईमानदार भूस्वामियों के लिए जो है इनाम घोषित किया, इनाम का ऐलान किया। उन्होंने आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण यानी समर्पण कर देते हैं, अगर उन्हें किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद यानी ये आश्वासन देने के बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। यानी आश्वासन देने के बावजूद जब कुछ लोग अपनी गलती को स्वीकार किया तो उसके बाद उन्हें सजा दी गई, फांसी दी गई। विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ इसे देखते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने 1859 में आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। यानी 1859 आते आते जो अंग्रेज थे देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिए, लेकिन अब वे पहले से वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। यानी उनको समझ में आ गया था कि जो पहले हमारी नीतियाँ थी उसके अनुसार अब हम लोग देश को नहीं चला सकते हैं। अंग्रेज़ों ने अहम बदलाव की जो निम्नलिखित थे। अब अंग्रेज़ों ने क्या क्या बदलाव किया 1857 के बाद उसे देखते हैं। तो पहला बदलाव है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। यानी अभी तक जो कंपनी राज कर रही थी, अब कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य का यानी रानी का अधिकार आ गया, ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो था उसके एक व्यक्ति को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और जो मंत्री आया भारत, उसके सलाह के लिए एक सलाह परिषद का भी गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और पहले जो गवर्नर जनरल होता था भारत का, अब उसे वायसराय कहा गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली और जो अंग्रेज सरकार थी यानी रानी का शासन अब सीधे सीधे भारत में हो गया। और लॉर्ड कैनिंग पहला ऐसा व्यक्ति था कि पहले गवर्नर जनरल था और फिर वो वायसराय बना। ठीक है, और फिर जो इलाहाबाद में जो है महारानी की जो पत्र था उसे पढ़ा और फिर क्या हुआ, जो है भारत में महारानी का शासन लागू हुआ। दूसरा बदलाव क्या था? तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला हमने देखा था, क्या देखा था कि पहला देखा था कि जो शासन था वह कंपनी से निकलकर महारानी का हो गया भारत पर, और जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल था, अब वायसराय हो गया। ठीक है। दूसरा है कि देश के जितने भी शासक मतलब कि राजा हैं, शासकों से यह उनको विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतें अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। यानी जिन राजा के कोई पुत्र नहीं है, वे चाहें तो अपने दत्तक पुत्र को भी अपनी संपत्ति सौंप सकते हैं या राजा बना सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। यानी राजाओं को कहा गया कि सब कुछ आपको दिया जाएगा, बस आप जो है महारानी को अपना अधिपति मान लीजिए। इस तरह
भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। ठीक है, बात करते हैं तीसरा बदलाव। तो तीसरा बदलाव क्या हुआ? तो सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने पर फैसला किया गया। यानी भारतीय जो सिपाही हैं उनकी संख्या कम किया जाएगा, क्योंकि ये विद्रोह कर दे रहे हैं, और यूरोप से जो सिपाही आएंगे उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक ना। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी महत्वपूर्ण लाइन है। कहाँ कहाँ से सिपाहियों की संख्या कम की गई? तो अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से जो सिपाही भर्ती ज़्यादा हो रहे थे, अब उनकी संख्या कम कर दी गई, और इसके बजाय गोरखा, सिखों और पठानों में से सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। चौथा बदलाव है, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने खड़ा किया था। यानी अंग्रेज़ों को लगता था कि यह जो विद्रोह खड़ा हुआ है यह जो है मुसलमानों के द्वारा खड़ा किया गया है, इसलिए उनको शत्रुता के, संदेह के निगाहों से देखा गया और उनकी ज़मीन को भी जब्त किया गया। पांचवा बदलाव है, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के का सम्मान करेंगे। और छठा है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। ठीक है, तो ये कुछ 6 जो है महत्वपूर्ण बदलाव थे जो 1857 की क्रांति के बाद हुए। अब कहा जा रहा है कि इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का नया चरण शुरू होता है। जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी अंग्रेज औरतें, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों में पनाह ली हुई थी। यानी कहने का मतलब कि जब 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो उसमें जो है जून 1857 में जब विद्रोही टुकड़ियों ने बहुत सारे रेजिडेंसी को अपने कब्जे में लिया था, तो बहुत सारे अंग्रेज औरतें जो थीं, जो मर्द थे, जो बच्चे थे, वो रेजिडेंसी इमारतों में पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने क्या किया? तो इस पूरे परिसर को घेर कर उस पर गोले बारूद चलाए, हमला किए। इस तरह से एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की भी मौत हो गई। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे उसे चित्र दिखाया गया है, और यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे एक चित्र था। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में भी विशाल जो है जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 से शुरू हुआ और 1860 के मध्य तक जाकर खत्म हुआ। हांग जिकुआंग ने नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीबों लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से ही जाना जाता है। यानी ताइपिंग विद्रोह कब से कब चला? तो 1850 से शुरू हुआ और 1860 तक ही चला। ठीक है, कहाँ पे? तो इस चीन में हुआ था। चलिए, दक्षिण चीन में। ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। और देखिए, अब चैप्टर नंबर 7 में जो है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना है। यहाँ से भी कुछ पोर्शन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन दिया गया है, उसे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, ये हमारा अध्याय टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। तो सन 1783 में विलियम्स जोन्स के नाम से एक सज्जन कलकत्ता आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट को जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। यहाँ देखिए, विलियम जोन्स से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है कि विलियम्स जोन्स क्या थे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जूनियर जज के पद पर तैनात थे। ठीक ना। 1783 में कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भविष्यविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी थे जैसे कि उनकी जैसी दिलचस्पियाँ रखते हैं। यानी जब जोन्स आए तो उनको लगा कि कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे भी अंग्रेज हैं जो उनके जैसा ही दिलचस्पी रख रहे हैं।
हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। यानी कौन कौन कर रहे थे, तो देखिए हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी, ये लोग जो थे ये भारतीय भाषाएं सीख चुके थे और संस्कृत और फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में ये लोग अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे, ये लोग लगे हुए थे और इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। यहाँ से क्वेश्चन टियर 3 में पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक ना, यानी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन हुआ। अब हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था, तो विलियम्स जोन्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कब, 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया। कब खोला गया, 1781 में खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया, 1781 में, और क्वेश्चन बन सकता है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो 1791 में। ठीक है, चलिए पूर्व की कुछ जघन्य गलतियाँ को देखा जाए तो मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। ठीक है, तो ये कथन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है पूर्व। ठीक ना, और कथन देगा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है, निम्नलिखित में से किसका कथन है, और नाम दे देगा विलियम्स जोन्स, मैकाले, इस तरह से कुछ नाम दे देगा। चलिए अब हम बात करते हैं मैकाले के बारे में। तो मैकाले के जो मिनट्स यानी विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यानी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो मैकाले का जो मिनट्स था इसी के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी जो है ये उच्च शिक्षा का माध्यम बनेगा। क्वेश्चन देता है उच्च शिक्षा माध्यम प्राथमिक या माध्यमिक, तो उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्य संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। यानी मैकाले का जो मिनट्स था इसके आधार पर कहा गया था कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और जो कलकत्ता में मदरसा बना हुआ है, बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है, इसको क्या किया जाए, संस्कृत विश्वविद्यालय, इसको जो है प्रोत्साहन ना दिया जाए। इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई, तो अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक ना। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेज पाठ्य पुस्तकें छपने लगी, यानी जो स्कूल अब चल रहे थे उसके लिए भी अब अंग्रेज जो है पाठ्य पुस्तक लागू कर दिए थे। व्यवसाय के लिए शिक्षा की बात की जाए तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। किसने भेजा, तो लंदन यानी 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित फोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा और कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। किसके नाम से, चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में आया था। इस वुड की नीति में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, ये तर्क दिया गया था
1854 में जो है वुड डिस्पैच के अंतर्गत है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा को व्यवस्थित विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। क्वेश्चन बनेगा कि यह जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की जा रही थी? तो ऑप्शन दे देगा 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह के दौरान, 1858 में जो है रानी के शासन के दौरान। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन देगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 में, जब मेरठ में युद्ध शुरू हुआ था तब। स्कूली शिक्षा प्रणाली परिवर्तन के प्रयास भी किए गए, यानी अभी तक जो शिक्षा चल रहा था उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरोध थी और वर्ष 1800 तक में एक छापखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में जो है आनाकानी करने लगी थी। यानी पहले जो सहायता मिलता था शिक्षा में, अब जो है अंग्रेज उस पर आनाकानी करने लगे थे। अब हम बात करते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आ गया। अब देखिए विलियम एडम की रिपोर्ट आ गई। अब 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति का रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वह दिलचस्प थी। अब एडम ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा? अंग्रेजों शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ठीक ना। अब चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक पर। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। किसकी मान्यता थी? तो गांधी जी की। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों की अपाहिज बना देती है। भारतीयों को क्या करती है? तो भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किनका कथन है? अपनी जो अंग्रेजी शिक्षा है वह अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दी है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना शिक्षा नहीं होती है, ठीक है। अब टैगोर का शांति निकेतन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन 1901 में शुरू की थी कलकत्ता में। और टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी एक बेहतर शिक्षा जो है सिर्फ खुले परिवेश में, प्राकृतिक परिवेश में ही दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। यानी गांधी जी नहीं चाहते थे कि लोग जो है भौतिकवादी बने, मशीनों का प्रयोग करें और अंग्रेजों के झांसे में आए, ठीक ना। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी जो टैगोर थे चाहते थे कि अंग्रेज और भारत दोनों का मिला जुला जो है शिक्षा दी जाए, जबकि जो महात्मा गांधी थे वे चाहते थे कि सिर्फ भारतीय भाषा में ही शिक्षा दी जाए। उन्होंने शांति निकेतन में कला,
संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जोर दिया। कौन? तो टैगोर ने। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सभ्य करने के लिए शिक्षा। तो सभ्य करने के लिए शिक्षा की बात की जाए तो 1870 में शिक्षा शिक्षा अधिनियम लागू होने पर आमतौर पर यह पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, बल्कि मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर, इसलिए गरीब अपने बच्चे स्कूल भी नहीं भेज पाते थे। अब देखिए, कहने का मतलब है कि 1870 में जो शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था, आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक व्यवस्था नहीं था शिक्षा का। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें बाल मजदूरी ज़्यादा थी और इसके चलते जो गरीब लोग थे अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते थे। तो ये भी कुछ जो है सेकंड चैप्टर से आपका दिया गया है महत्वपूर्ण कथन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो लोग भी एनसीईआरटी को नोट्स को लेना चाहते हैं वो लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लगभग हर एक जो है सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नोट्स अवेलेबल हो गया है, आप बिल्कुल कम कीमत पर बाई कर सकते हैं। और यदि आप कम्बो पैक बाई कर सकते हैं तो आपको कम्बो पैक भी मिल जाएगा, काफ़ी कम कीमत में आपको हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू।